पति। सिद्धांत औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही समझता था। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी? एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि, खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था। अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूँ मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या। शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा, सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो? ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता। झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा? अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भरकर ले जाती थी। देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई केयर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हाँफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, और रिद्धि। क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका, जब देखो तब बहाना। बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूद कर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम, खैर, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है।
सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा? मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? तभी तो कह रही हूँ, खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है। भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है। रिद्धि, रिद्धि, मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूं कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं। नए साल में नई सास। क्या करे, सास वो औरत होती है जिससे घर स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी। लेकिन क्या हो जब कोई कुंती जैसी सास घर को सिर्फ नर्क नहीं, घर वालों को परेशान करके घर में रहना ही दुर्भर करवा दे। देख बहू, ये घर में तेरी सास ने सबके नाक में दम कर रखा है, तो तू भी बचकर रहना। है तो मेरी पत्नी ही, लेकिन गुस्से और गालियों में ये किसी से कम नहीं है। क्या बोल रहे हो? हैं? इसे क्या बता रहे हो? इसके माँ बाप ने मोहल्ले में मेरी इंक्वायरी कर ली थी। अरे मैं तो हैरान हूँ, जिस घर में कोई बेटी देना नहीं चाहता था, वहाँ इसके बाप ने तो दहेज भी दे दिया। अब पता चलेगा कैसा होता है सास के साथ रहना। वो तो आपकी बेटी को देख कर दिया है माँ जी। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पैकेज, ऊपर से दिखने में भी हीरो। लेकिन बहू, क्या फायदा ऐसी सास जो तुझे किसी तरह खुशी ना रहने दे। वैसे तेरे पापा शाम को ही आ रहे हैं, खुद ही पूछ लूंगा। हमारा जीवन तो नर्क है ही, क्यों अपनी बेटी का नर्क करने में लगे हैं? शाम को बहू के पिता आते हैं। कुछ लेकर भी आए हैं या खाली हाथ ही बेटी के घर आ गए? जी, ये मिठाई का डिब्बा लाया हूँ। बस मिठाई? ये जिस सोफे पर आप बैठी है ना, मैंने ही दिया है, वरना जिस दिन बेटे को देखने आया था चटाई बिछी थी, याद है ना? ओए होए, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरा घर खाली इसलिए नहीं था कि मैं कुछ ले नहीं सकती थी। वो तो मैं तुम जैसे बकरों के लिए रुकी थी जो दहेज में घर भरे, नहीं तो क्या मैंने धर्मशाला खोली है। माँ जी, तमीज से बात करें मेरे पापा से। और ये मिठाई का डिब्बा यहाँ दे। बहू सास के हाथ से मिठाई छीन लेती है। ओए, यहाँ दे मिठाई। ऐसा तो है नहीं कि आप मिठाई खरीद नहीं सकती, लेकिन बस यही है ना कि किसी बकरे के इंतजार में थी। ये लीजिए पापा, ये मिठाई आप वापस ले जाइए। सास बहू के पिता के हाथ से मिठाई ले लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। देखिए माँ जी, आप जानना चाहती थी ना कि मेरे पापा ने मेरी शादी इस घर में क्यों की? क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहाँ का माहौल बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। बहू की चालाकी देखकर ससुर को भी हंसी आ जाती है। वो जैसे ही हंसते हैं, सास उनकी चेयर खींचकर उन्हें गिरा देती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है ये सब करने की? हंसे कैसे तुम? ये बताओ, अब आज से 2 दिन तुम्हें ना खाना मिलेगा ना चाय, समझे? अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं बीपी का मरीज हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जिंदा रहना है तो थोड़ी देर में कुछ खाना ही होगा। तभी बहू हाथ में 2 चाय और पकोड़े की प्लेट लेकर आ जाती है। ये लीजिए पिताजी, पापा आप भी लीजिए।
बहू सास को कुछ नहीं देती और सिर्फ ससुर और पिता को चाय नाश्ता करा देती है। बहू, आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा अनादर करने की, लेकिन तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। तभी पति आ जाता है। क्या बात है, ससुर जी आए हैं? मीरा, कुछ खिलाओ पिलाओ पापा को। वैसे भी माँ ने अब तक तो खरी खोटी सुनाई दी होगी। हाँ हाँ, तेरी कमी थी, तू भी बोल ले। देख लो, मैं सबको निकाल दूंगी घर से। वैसे भी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। हाँ, बस यही डर लगा कर तूने हम लोगों को इतने साल से डरा कर रखा हुआ है। बहू मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। तो सास का झंडा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि घर इनका है। अब तो कुछ ना कुछ जुगत लगानी होगी। अगले रोज, अरे पिताजी ये देखिए, ये विदेश से एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आ रहा है। बेटी 50 साल की है और वो यहाँ अच्छा लड़का देखने आ रहे हैं। पता है पिताजी, अगर आप उन्हें पसंद आ गए ना तो हम सबको विदेश ले जाएगी। आप ना दूसरी शादी कर ही लीजिए पिताजी। ये बोलकर वो ससुर की ओर मुस्कुरा देती है। हाँ हाँ बहू, किसी तरह शादी करवा दे उस विदेशी से। मैं तो गंगा नहा लूंगा। गंगा नहीं, थेम्स नहाएंगे ससुर जी। मैंने आपका बायोडेटा शादी के लिए डाल दिया है। सास बहू और ससुर की सारी बात सुन रही थी। वो जोर से चिल्ला पड़ती है, हैं? कैसे कैसे शादी करोगे हैं? मैं जिंदा हूं अभी। तभी वहां वकील आ जाता है। उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। ससुर जी ये लीजिए, तलाक के पेपर्स तैयार हैं। नहीं तो बोल दीजिए, मैं गवाही दे दूंगी कि ये आप पर अत्याचार करती है, बात बात पर घर से निकाल देने की धमकी देती है। अरे, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मैं बोल दे रही हूँ बहू, मेरा घर जैसा चल रहा है चलने दे, ज्यादा बीच में ना पड़, समझी? अरे क्यों? जब घर सही चल ही नहीं रहा तो बहू क्यों ना बोले? वैसे भी बहुत दुख के दिन देख लिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। अब तो बहू, नए साल में नई सास लाऊंगा। हाँ। पिताजी, और हम सब शिफ्ट हो जाएंगे विदेश। अरे देख लो सपना। अरे कौन विदेशी इस बुड्ढे से शादी करेगी, मैं भी देखूंगी। फिर क्या था, बहू के प्लान के अनुसार एक आदमी एक 50 साल की लड़की के साथ उन लोगों के घर आता है। हाय रे, तुम लोग तो सच में आ गए। हे ओल्ड लेडी, साहब को बुलाओ, बोलो उनकी होने वाली सपनों की रानी आई है। आए सपनों की रानी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। हे मार्गारेट, ये मेरी सपनों की चुड़ैल है। आओ आओ, अंदर आओ। बहू, तेरी होने वाली सास आ गई है। मेरी तो पैकिंग भी हो गई है। हेलो सासू माँ। विदेशी औरत का पिता कहता है, हमें ये हैंडसम पसंद है, हम सबको लेकर लंदन जाएगा, लेट्स गो। तभी बेटा भी अपनी सूटकेस लेकर आ जाता है। मैं तो कब से तैयार हूँ अंकल, चलो। पापा, नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, पुरानी मम्मी से तो बहुत ही अच्छी है। ये तो हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। इन्हें देखो कैसे हंसता हुआ चेहरा है इनका। हाँ बेटा, मेरी तो बुढ़ापे में लॉटरी लग गई। मार्गारेट, तुम बैठो, मैं भी सामान पैक करके आ रहा हूँ, शादी वहीं लंदन में कर लेंगे। सास पति को देख रही होती है कि ये क्या हो गया। हाँ, और नया साल भी वहीं विदेश में मनाएंगे। सास को देखकर ससुर कहता है, ए सफेद बाल वाली बुढ़िया, हट। ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हूँ नहीं थी। प्लीज कोई ड्रामा मत करो, खुशी खुशी विदा करो। वैसे भी हमेशा निकाल देने का ताना तो देती रहती थी, अब जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और नहीं तो क्या, न शांति से घर में रहता था ना ही ऑफिस में। अब कम से कम नई मम्मी के घर शांति से तो रहूंगा। क्यों मम्मी? यस माय सन। बस सब क्या था, सास जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर सास मार्गारेट को घर से भगा देती है। मैं आज के बाद कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करूंगी, और ये लो, घर के पेपर भी तुम लोगों के नाम करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए। बहू ससुर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है।
जैसे कह रही हो कि प्लान सक्सेसफुल। बौनी ननद। सुबह सुबह पूजा अपनी ननद प्रीति के कमरे में उसको उठाने के लिए आती है और देर तक सोता हुआ देख उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से कहती है, सूरज सर पर आ गया, पर अभी तक तुम्हारे लिए सुबह नहीं हुई। अरे आज उठना भी है या नहीं? भाभी उठ रही थी मैं। उठ रही थी? ऐसा एक भी दिन नहीं आता कि बिना उठाए तुम उठ जाओ। भाभी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आज लेट हो गया। तुम्हारी तो रोज ही तबीयत खराब होती है, घर का काम जो करना होता है। ये नहीं कि भाभी पूरा दिन अकेले काम करती है तो कभी उनकी मदद करवा दूं। भाभी मुझसे जो भी होता है वो मैं कर तो देती हूँ, फिर भी आप मुझे रोज सुबह सुबह सुनाना शुरू कर देती हो। तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। पता नहीं कब शादी करके अपने ससुराल जाएगी, पर इससे शादी करेगा भी कौन? इसके लिए तो इसी की तरह कोई बौना देखना पड़ेगा। प्रीति अपनी भाभी की बातें सुनकर बिना कुछ बोले बाहर जाने लगती है। तभी पूजा प्रीति को रोकते हुए उससे कहती है, ओ महारानी, ये तुम्हारा कंबल, इसे कौन उठाएगा? इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। बेचारी प्रीति अपना बेड ठीक करने लगती है, जिसके बाद प्रीति घर का भी काम करने लगती है और खुद से कहती है, चलो घर का काम तो खत्म हुआ, अब कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी आज बहुत लेट हो गई हूँ, एक क्लास तो पक्का छूट ही जाएगा आज। इतना कहकर प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है तो वहीं पूजा किचन में काम कर रही होती है और खुद से ही बातें कर रही होती है। पता नहीं क्या करूं, प्रीति के लिए कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिल रहा। जो भी मिलता है उसको उसकी हाइट की वजह से रिजेक्ट कर देता है। ऊपर से वरुण है जो मेरी एक नहीं सुनते। पता नहीं इसका घर कब बसेगा। इतने में पूजा का फोन बजता है, जिसे देख पूजा अपनी चाय लेकर हॉल में जाकर बैठ जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। प्रीति कॉलेज जाने के लिए बाहर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं लेट हो रही हूँ, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, और सुनो टाइम से घर आ जाना, सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। प्रीति बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और शाम को जब प्रीति घर आती है तो वो धुलने के लिए सारे गंदे कपड़े देखती है। प्रीति जाकर उन कपड़ों को धो देती है। कुछ देर बाद पूजा तैयार होकर बाहर निकलती है। तब प्रीति अपनी भाभी से पूछती है, भाभी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुझसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं? अच्छा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हो सका तो मैं रात को घर ना आ पाऊं, क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। पर भाभी उस बारे में आपने भैया से पूछा? आपको पता है ना, भैया को रात में किसी का भी दूसरों के घर रुकना पसंद नहीं है। उनको और मुझे आपकी चिंता रहती है। अगर तुम चुगली ना करो तो वरुण को मैं संभाल लूंगी। पर नहीं, जितना बड़ा तुम्हारा कद नहीं, उससे ज्यादा तो तुम्हें उछलना होता है। मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? तुम कॉलेज के बहाने और तुम्हारे भैया ऑफिस ट्रिप के बहाने घूम लेते हो, और मैं तो इस घर में ही रहती हूँ। मेरा दम नहीं घुटता क्या? इसलिए अगर मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? भाभी रात को आप बिना बताए जा रही हो, कल को आपको कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। रोटी बनी हुई है, खाना खाकर सो जाना। वरुण से मैं खुद बात कर लूंगी। इतना कहकर पूजा अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, पर बेचारी प्रीति रोती रहती है। पूजा अपनी दोस्त के साथ घूमकर घर आती है और अगले दिन प्रीति को जब टीवी देखता हुआ देखती है तो सारे कपड़े लेकर उसके पास जाकर कहती है, सारा दिन टीवी देखने से घर का काम खत्म नहीं होता, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अरे थोड़ी मेरी भी मदद करवा दो काम में। भाभी सारा काम तो करती हूँ, बस मुझसे जो काम नहीं हो पाता वही मैं छोड़ती हूँ। अब आपको पता है कि मैं ऊंचाई के काम नहीं कर पाती, मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, फिर भी आप ऐसा बोल रही हो। तो घर में सीढ़ी किस लिए है? उसका इस्तेमाल करो। और उसके बिना भी तुम कपड़े इस्त्री कर सकती हो, कपड़े धो सकती हो, खुद खाना निकाल कर खा सकती हो। ये काम तो तुम कर ही सकती हो ना।
पर नहीं जी, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, भाभी जो है सारा काम करने के लिए। उन दोनों में बहस हो ही रही होती है, तभी प्रीति के फोन पर उसके भैया का फोन आता है और पूजा प्रीति से पूछती है, किसका फोन है अब? भैया का फोन है। वरुण को कल के बारे में कुछ मत बताना। फोन उठाते हुए प्रीति कहती है, हेलो, हाँ भैया ठीक हूँ मैं, आप बताओ। भाभी कहाँ है तेरी? यहीं बैठी है, दे रही हूँ, लो भाभी फोन। हेलो, कब आओगे वरुण आप? आपको गए कितना टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ ना बस। हाँ मैं आ ही रहा हूँ, 2-3 में आ जाऊंगा। अच्छा प्रीति ठीक है ना? तुम दोनों की अब लड़ाई तो नहीं होती ना पहले की तरह? नहीं जी, सब ठीक है, बस आप आ जाइए। इतना कहकर वो फोन रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन प्रीति अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं आज बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज से आकर काम में आपकी मदद करवा दूंगी। प्रीति ये सब बोल रही होती है, पर फिर भी पूजा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और प्रीति अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा को सोते हुए देखती है। ये देखकर पूजा को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़कर हिलाती है, तो वो देखती है कि पूजा का हाथ बहुत गर्म है। ये देखकर प्रीति खुद से कहती है, अरे भाभी को तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, एक काम करती हूँ, मैं आज कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ और भाभी की देखभाल करती हूँ। अभी तो दवाई लाकर दे दूँ, दवाई खाने के बाद जैसे ही भाभी को आराम मिलेगा मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति अपनी भाभी का ख्याल रखने लगती है। भाभी उठो, दवाई ले लो। तुम कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, आज मैं घर पर रहकर सारा काम कर लूंगी, आज ना आप आराम करो बस। पर तुम काम कैसे करोगी? तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाता और आज किचन की सफाई भी करनी थी। भाभी मैं सब कर लूंगी, आप बस आराम करो। प्रीति अपनी भाभी को दवाई खिलाती है और आराम करने को बोलती है। तब पूजा कहती है, प्रीति मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लाओ भाभी मैं दबा देती हूँ। इतना कहकर वो भाभी का सिर दबाने लगती है और उसकी ये सेवा देखकर पूजा उससे कहती है, प्रीति रुक। क्या हो गया भाभी? तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, फिर भी मैं तुमसे लड़ती रहती हूँ, तुम्हें तुम्हारी छोटी हाइट के लिए सुनाती रहती हूँ। मुझे माफ कर देना प्रीति। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी आपका हक है मुझे डांटने का, क्योंकि मुझे पता है आप नारियल की तरह ऊपर से कठोर और अंदर से नरम दिल के हो। आप मुझसे माफी मत मांगो, आप जितना मुझसे लड़ती हो उससे कहीं ज्यादा तो मेरे बारे में सोचती भी हो। इतने में वरुण भी आ जाता है और उन दोनों का प्यार देखकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों खुशी से रहने लगते हैं। कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ सनसनाहट तो होती ही रहती है। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर, जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी।
कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे, पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो।
जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई, और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा, लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार, कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा
कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं। गीत की शादी रॉकी से होती है। रॉकी और लकी दोनों भाई, जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है। अरे वाह भाभी, क्या खाना बना है। अब तो घर में ही होटल वाला स्वाद रोज मिला करेगा। अरे लकी, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे। तुम बस डिश का नाम बोलो, मैं तुम्हें इसी किचन में बनाकर खिलाऊंगी। चढ़ा रहा है तुम्हें ये, और तुम भी ना। गीत रॉकी के छोटे भाई को दोस्त की तरह मानती। वो रॉकी के साथ उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखती। लकी, ये रहे तुम्हारे कपड़े, धोकर प्रेस करवा दिया है, अलमारी में सजा लो। अरे रख दो ना भाभी अलमारी में भी। हाँ हाँ, सब भाभी करेगी तो तू क्या करेगा। रहने दीजिए ना माँ जी, शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे रहने दो यार, तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पे रख दो। एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया, शुरू हो गई। एक दिन, रॉकी सुनिए ना, कल जल्दी आ जाना, मुझे मायके जाना है, या सुबह छोड़ दीजिए और शाम को लेकर आ जाना। अरे नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कल मीटिंग है। तुम लकी के साथ चली जाओ ना, और उसे कह देना कि शाम को लेकर भी आ जाएगा। लकी भाभी को लेकर मायके जाता है, शाम को लेकर भी आता है। आते वक्त, लकी, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या बात है भाभी, मुझे भी दिखा दो, और उससे भी पूछ लो कि मुझसे शादी करेगी ना। इतनी सुंदर होगी तो मुझसे क्यों शादी करेगी भाभी। अरे वाह, क्या बुराई है तुम में, इतने अच्छे हो दिखने में। हाँ, बस अपनी भैया से थोड़ा कम हो। हाँ भाभी, आपको तो भैया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी, तुम्हारे भैया हैं ही लाखों में एक। रात में दोनों घर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके घर रॉकी की मौत की खबर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सब मिलकर माँ और गीत को संभालते हैं। एक दिन, गीत बेटा, अब तो रॉकी रहा नहीं, तू देख ले, अगर मायके जाना हो तो।
गीत कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में? मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है, तभी तो आते ही हमारे घर का चिराग खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही हैं? किसी का जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है, ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाभी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये लड़की सबको आपके खिलाफ कर दे। तभी वहां गीत चाय लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता, बहुत हुआ, यहाँ रहकर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल के तुझे यहाँ से लेकर जाए। और गीत अपने मायके चली जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे रे, बेचारी की शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन पति नहीं रहा। सास ने भी घर से निकाल दिया। देखो भाई भाभी कब तक साथ रखते हैं। और शादी करा देनी चाहिए इसकी, तो उम्र ही क्या है इसकी। हाँ, लेकिन करेगा कौन? एक तो शादीशुदा, ऊपर से कलंक पति की मौत का। तभी वहां लकी आ जाता है और वो पड़ोसियों की बात सुन लेता है। लकी तुम भाभी, ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। लीजिए, माँ ने आपका ये बैग भेजा है, इसमें आपके जरूरी सामान है जो वहीं रह गए थे। लकी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर मायके तक हर जगह सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, एक बात सुनो, ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की जो छोटी सी उम्र में अपना पति खो चुकी है, वो अब दुनिया के ताने भी झेल रही है। यार, ये तो गलत है ना माँ। हमें भाभी का सपोर्ट करना चाहिए। क्या भैया होते तो भाभी को ऐसा देखकर दुखी नहीं होते? अरे देख लकी, ये समाज ऐसा ही है, और भैया होते तो गीत की ये हालत होती ही नहीं। बिना पति के औरत को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा ना माँ। भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं, हिस्सा थी। और अब तू ज्यादा ना भाभी भाभी करना बंद कर दे, समझा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन लकी देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। अरे भाभी, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? लकी, मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। शादी के कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। अरे आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूं आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा। और एक दिन क्लास में, अरे ये विधवा है, इसकी तो शादी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ तो बैठकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। अरे बच्ची नहीं, बहुत शातिर है ये। किसी को नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते ना। अरे अब तो पता चल गया ना, आंटी जी। आंटी आंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। गीत को रोना आ जाता है और वो क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लकी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। हे हैंडसम, इस औरत से ना दूर रहना, इसके प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि ये शादीशुदा है। हमारे साथ झूठ बोलकर हम जैसी ही रह रही थी। हाँ, तो क्या गलत है? सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादीशुदा ही होती ना। और इनका पति नहीं रहा, उसमें इनका क्या कसूर? अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुआत दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तुझे बड़ी दया आ रही है, कर लेना तू शादी।
लकी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और फिर एक दिन, माँ, मैं गीत से शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बक रहा है बेटा, तेरा भाई तो खा गई वो, अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती। नहीं माँ, मैं गीत को यूं परेशान नहीं देख सकता। उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है। मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मुझे मंजूर है बेटा। लकी माँ के साथ गीत के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़े से इनकार के बाद गीत भी लकी से शादी करने को मान जाती है। महत्वाकांक्षी बहू। आगे बढ़ने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए? बहू, ये नौकरी ही करती रहेगी या कुछ घर का काम भी करेगी? जब देखो बस अपने ऑफिस का काम करती रहती हो। मम्मी जी, आप नहीं जानती मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं खूब पैसे कमाऊं, बड़ी गाड़ी में घूमूं और बड़े बंगले में रहूं। घर का काम तो नौकर करते हैं, जैसे आप। जैसे मैं? क्या जानती है तू मेरे बारे में? मैंने इस घर को अपने पसीने से खड़ा किया है। घर पसीने से नहीं, पैसे से खड़ा होता है मम्मी जी, जो मैं कमा रही हूँ। समझी? लंबी गाड़ी, महंगे फोन और कपड़े, ये सब चाहिए मुझे। लेकिन बहू, अगर तुम नौकरी नहीं भी करोगी ना, तो भी तुम्हें ये सब चीज मिल जाएगी। मेरा बेटा सब कुछ तो दे रहा है, कोई कम पैसे तो वो भी नहीं कमाता। उसकी कमाई देखकर ही तो फंसाया था तूने, याद है ना? वरना उसके लिए संस्कारी रिश्तों की कमी नहीं थी। संस्कारी भी फेल है सरकारी वाली के पीछे। मम्मी जी, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं ये सब अपने कमाए पैसों से चाहती हूँ, ना कि अपने पति के पैसे। और मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे आगे पीछे मैम मैम करके घूमें और मैं उनको बॉस बनकर ऑर्डर दूं। यू नो, वर्क लाइक अ मैन। लाइक अ मैन? अरे लाइक अ मैन बनने के चक्कर में बहू वुमन भी ना रह जाओ। अरे क्यों बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन तू अपने सपनों के लिए अपने परिवार को भूल जाएगी क्या? और अगर आगे बढ़ने की इतनी ही चाह थी तो शादी क्यों की? बस कीजिए मम्मी जी, बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे आराम करना है। और मेरा खाना प्लीज मुझे मेरे कमरे में ही दे देना, मैं वहीं खाऊंगी। ये कहकर बहू चली जाती है अपने कमरे में। अगले दिन, मम्मी, टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों, क्या हो गया? वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे हुआ क्या है? फीस तो मैं समय से दे रही हूँ, और क्या चाहिए इन स्कूल वालों को? मम्मी, इस बार मेरे एग्जाम्स में नंबर कम आए तो मैम आपसे मिलना चाहती है। नंबर कम आए हैं तो और पैसे ले लें। क्या है ये, वक्त खराब करते रहते हैं। नंबर कम आए हैं? अरे तभी तो मैं तुझे बोलती रहती हूँ पढ़ ले, और तू है कि पूरा दिन बस वीडियो गेम। देख बहू, तेरे ध्यान न देने का नतीजा, इसके नंबर कम आने लग गए हैं। मम्मी जी, कोई बात नहीं है, अभी वो बच्चा है और स्कूल टाइम में ऐसा होता रहता है, समझ जाएगा। वैसे भी हम लोग कमाकर इतना पैसा जमा कर देंगे कि ये बैठ कर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। बहू, अगर तेरे यही तेवर रहे तो मुझे डर है कि कहीं गोलू तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। इसलिए घर पर ना सही, बच्चों पर तो थोड़ा ध्यान दो। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाथ से बच्चा निकले ना निकले, आप मुझे ऑफिस से जरूर निकलवा देंगी। मैं निकलवा दूंगी? अरे तेरी हरकतें, इसे तो कहना ही बेकार है। लगता है अब विक्रम ही इससे बात करेगा। सास बेटे को फोन करके सारी बात बता देती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है। आखिर हम काम तो मुन्ने के लिए ही कर रहे हैं,
अगर वही ठीक नहीं निकला तो मैं बात करता हूँ उससे। शाम को बहू जब काम से घर लौटती है। मम्मी जी, अगर आपको यहाँ किसी चीज की परेशानी थी तो आप मुझसे बोलती, इनको फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू मेरी बात सुनने को तैयार ही कहाँ होती है। तुझे तो केवल अपने काम की पड़ी होती है। मैंने अपनी परेशानी अपने बेटे को बता दी, अब वही सब यहाँ आकर संभाल सकता है। कुछ दिनों बाद बेटा विदेश से घर आता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं नौकरी करने विदेश क्या चला गया? तुमने तो घर के कामों से छुट्टी ही ले ली। अगर मुझे पता होता तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं कभी विदेश ही नहीं जाता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम घर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? घर के कामों पर क्या ध्यान देना, उनके लिए मम्मी जी है ना। मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमा रही हूँ और अपने सपने पूरे कर रही हूँ। मैं पैसे अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं, हम सबके लिए कमाता हूँ, ताकि तुम सब बढ़िया से रहो, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। और वैसे भी हमें तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हो। पूरी जिम्मेदारी उठाने का ठेका मैंने लिया है क्या? अरे कुछ तुम ही कर लो। ऐसा है तो ठीक है माँ, मैं घर के कामों के लिए नौकर रख रहा हूँ और गोलू की पढ़ाई वगैरह मैं सब खुद देख लूंगा। अगले दिन से घर का सारा काम नौकरानी संभाल लेती है और कभी कभी तो वो सास की देखभाल भी करती है। तूने एकदम सही लड़की को काम पर रखा है। कितना काम करती है और शिकायत का एक भी मौका नहीं देती। दिखने में भी कितनी सुंदर है। बेटा सच कहूँ तो बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए। माँ वैसे भी ये नौकरानी नहीं है, दरअसल ये मेरे ऑफिस में ही थी, लेकिन जब मैंने इसे अपने घर की प्रॉब्लम बताई तो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। दूसरों के लिए सोचती भी कितना है। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि ये गीता इतना अच्छा घर का काम भी कर लेती है। वैसे माँ ये ऑफिस में भी सब कुछ संभाल लेती है, वो भी अच्छे से। बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन सबको लेकर आगे कैसे बढ़ना है ये इसे अच्छी तरह पता है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? क्या बेटा? जब मैं घर पर नहीं होता तो ये आपका और गोलू का कितना अच्छा ध्यान रखती है। तभी घर में मेहमान आ जाते हैं। ओहो, ये लोग भी ना धर्मशाला समझकर रोज आ जाते हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अरे आइए आइए बेटा, जरा चाय पानी लेकर आना। तभी गीता सुंदर सी साड़ी में अच्छे से चाय पानी लाकर टेबल पर रख देती है। हाय रे, आपकी बहू सही रास्ते पर आ गई। नहीं तो हमेशा हवाई बनकर घूमती रहती थी। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी है हम लोगों के यहाँ। बेटे के ऑफिस में ही नौकरी करती है। वो क्या है ना, पैसों की जरूरत पड़ गई थी इसे तो पार्ट टाइम में। लेकिन कितना अच्छे से काम संभाल लिया है आपका। घर भी चमक रहा है और सब कितना अच्छा लग रहा है। तभी बहू आ जाती है। इसी काम का तो उसे पैसा मिलता है, तो उसे करना ही पड़ेगा ना। कितनी अच्छी लड़की है, काश मैं इसकी शादी तुझसे करवा पाती। मुझे एक अच्छी बहू मिल जाती और तुझे एक अच्छी बीवी। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आया। कुछ गलत कहा क्या? ये सुनकर बहू उठकर अंदर चली जाती है और सोचने लगती है, आज मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं, कल को मम्मी जी ने ऐसा कुछ सच में कर दिया तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मम्मी जी मेरे से परेशान रहती हैं और मम्मी जी ने इनको दूसरी शादी के लिए मना लिया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इनको एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से बहू अपने परिवार का ख्याल रखना और एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनना शुरू कर देती है। बहू का तकिया कलाम। सिद्धि की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए।
अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है। तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है। चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्धि की बात बिना सर पैर की लगती है। वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया, वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ, आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार, क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना। सासू माँ, आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप। अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला, या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ, सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी, लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर करके थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी, लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार, वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या,
हम लोगों के लिए तो यह परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार, पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझ कर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे? कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप, कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप, कोई है? कोई स्टॉप? लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो, स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप! ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप! पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुँचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ? स्टॉप! डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी। टोपी पहनाने वाली बहू। अनीशा एक बहुत ही समझदार और अच्छी बहू थी, और वो सबका अच्छे से ख्याल भी रखती थी। बस उसमें एक कमी थी कि वो लोगों को टोपी पहनाकर उन्हें बेवकूफ बनाकर छोड़ती थी। एक दिन अनीशा अपनी सास से कहती है, माँ, मैं बाजार शॉपिंग करने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू। अनीशा बाजार में शॉपिंग करने चली जाती है और बाजार में अपने लिए कपड़े देखती है। तभी उसे एक रेड कलर की ड्रेस पसंद आ जाती है। ये ड्रेस कितनी अच्छी है और ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अनीशा दुकानदार से ड्रेस का रेट पूछती है। भैया, ये रेड वाली ड्रेस कितने की दी? 2000 रुपए की। क्यों भैया, 2000 रुपए? इतनी महंगी ड्रेस? अरे एकदम ओरिजिनल पीस है बहन जी। हाँ वो तो ठीक है, पर ड्रेस बहुत महंगी है। इसका दाम ठीक से लगा लो ना। अभी ये सेम ड्रेस मैंने आगे दुकान में देखी थी, 1000 रुपए में मिल रही थी। देखो बहन जी, ये एक ही पीस बचा है। चलिए आपके लिए 1500 लगा लेता हूँ, ठीक है? नहीं भैया, इस ड्रेस की तो मैं 1000 ही दूंगी। देखो तो इसका कपड़ा भी कितना हल्का है। अरे भैया, रेट ठीक कर लोगे तो मैं एक और ड्रेस ले लूंगी। फिर अनीशा एक और ड्रेस देखने लगती है। अच्छा ठीक है, चलिए 1000 ही दे दीजिए। फिर अनीशा एक और ड्रेस देखती है और कुछ देर बाद दुकानदार से कहती है, भैया एक काम करो, आप मुझे ये रेड वाली ही ड्रेस दे दो। दूसरी ड्रेस मैं फिर कभी आकर ले लूंगी। अरे मैडम, अभी तो आप कह रही थी कि मैं एक और ड्रेस ले लूंगी। क्या है ना भैया, फिलहाल मुझे ये रेड वाली ही दे दीजिए, क्योंकि मुझे कोई और समझ में ही नहीं आ रही। अनीशा दुकानदार को अपनी बातों से टोपी पहनाकर उसे बेवकूफ बना देती है और उससे 1000 रुपये में ड्रेस खरीद लेती है, और फिर उसे उसके 1000 रुपये पकड़ा देती है और उससे ड्रेस ले लेती है। शॉपिंग तो हो गई, चलो अब घर चले। अनीशा ऑटो वाले को रोकती है और उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। भैया चलोगे क्या? हाँ हाँ बहन जी, 100 रुपए लगेंगे।
100 रुपये? अरे भैया, पास ही में तो है, 50 ले लेना। चलिए आप 80 दे देना। अरे भैया, मेरा घर कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, रोज 40 में आती जाती हूँ, आप भी 40 ले लीजिएगा। अनीशा उस ऑटो वाले को अपनी बातों से उलझाकर उसे ऐसी टोपी पहनाती है कि वो 40 रुपए में उसके घर तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। आधे रास्ते पहुंचकर ऑटो वाला अनीशा से कहता है, अरे बहन जी, और कितनी दूर है आपका घर? बस भैया, आ ही गया, ये जो सामने वाली गली है ना, उसमें ले लेना। ऑटो वाले को अनीशा धीरे धीरे करके अपने घर तक ले जाती है। बहन जी, यहाँ तक आने के 150 रुपए लगते हैं, आप मुझे 40 रुपए में ले आई, अब 100 रुपए दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं भैया, आपने 40 में हाँ बोला था ना, मैं 40 ही दूंगी, आप यहीं रुको। मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं आपको अभी घर के अंदर जाकर पैसे लाकर देती हूँ। अनीशा ऑटो वाले को वहीं रोककर घर के अंदर अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आपके पास 40 रुपए खुले होंगे क्या? मुझे ऑटो वाले को देने हैं। मेरे पास 2000 का बंधा नोट है और ऑटो वाले के पास 2000 के खुले नहीं है। अच्छा, अभी दे देती हूँ। सास घर के अंदर जाती है और बहू को 40 रुपए पकड़ाते हुए कहती है, ये ले बहू 40 रुपए। माँ जी, मैं आपको शाम को 40 रुपए दे दूंगी। हाँ, अरे कोई बात नहीं बहू। अनीशा ऑटो वाले को पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े देखकर बड़ी खुश होती है। इतनी अच्छी ड्रेस मुझे कितने सस्ते दाम में मिल गई और ऑटो वाले ने भी कम पैसे में घर तक छोड़ दिया और ऑटो वाले के पैसे भी माँ जी से ही ले लिए। बहुत अच्छा रहा आज तो। शाम हो जाती है, फिर अनीशा घर के कामों में लग जाती है और जैसे ही रात होती है वो खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, वो सबको खाने की टेबल पर आने के लिए आवाज लगाती है, खाना लग गया है, जल्दी से आ जाओ। फिर अनीशा, उसकी सास और उसका पति सुनील खाना खाने आ जाते हैं। सभी लोग जब खाना खा लेते हैं तो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह अनीशा सोकर उठती है और किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, आप इतनी अच्छी चाय कैसे बना लेती हैं? मुझे भी बनाना सिखा दो ना, मैंने कितनी कोशिश की आपके जैसे चाय बनाने की पर बनती नहीं है। अरे तुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है ना, तो मैं तुझे बनाकर पिलाती हूँ ना। अनीशा की सास अपनी चाय की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और वो अनीशा के लिए चाय बनाकर उसे पीने के लिए देती है। जैसे ही अनीशा अपनी सास की बनाई हुई चाय पीती है, माँ जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आपके हाथ की बनी चाय पीकर तो बस दिन बन जाता है, मन करता है पीती ही जाओ। अनीशा की सास अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर हर सुबह रोज अनीशा को चाय बनाकर पिलाती। अनीशा भी अपनी सास को बेवकूफ बनाकर अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। मेरा तो काम हो गया, अब मुझे रोज चाय बनानी नहीं पड़ेगी, उल्टा मुझे माँ जी के हाथ की बनी हुई चाय पीने मिल जाएगी। अच्छी टोपी पहनाई है माँ जी को। ऐसे ही अनीशा को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी को टोपी पहनाकर बेवकूफ बनाती। अब तो अनीशा की इस आदत से उसका पति और उसकी सास परेशान हो चुके थे। ये अनीशा टोपी पहनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जब देखो बेवकूफ बनाकर चली जाती है। फिर अनीशा की सास उसकी टोपी पहनाकर बेवकूफ बनाने की आदत को सुधारने के बारे में सोचने लगती है। इसे कैसे सुधारूं कि ये लोगों को टोपी पहनाना छोड़ दे। और अगले दिन सुबह सुबह अनीशा की सास की बहन उनके यहाँ रहने आती है तो अनीशा की सास अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश होती है। अरे दीदी, कैसी हो? घर तक आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बड़े आराम से पहुँच गई। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा से कहती है, बहू, तेरे पास 500 रुपए होंगे क्या? अब हाँ माँ जी। वो जरा बाहर ऑटो वाला खड़ा है, उसे जाकर दे दे। मेरे पास खुले पैसे नहीं, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। अनीशा अपनी सास की बहन को मना नहीं कर पाती और ऑटो वाले को 500 रुपए दे देती है। मैं सबको टोपी पहनाती थी, आज मुझे ही मौसी जी ने टोपी पहनाकर बेवकूफ बना दिया। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा से पूछती है, बहू, चाय बाय बना लेती हो या नहीं? जी वो माँ जी जितनी अच्छी चाय बनाना नहीं आता मुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, अनीशा तो बड़ी ही अच्छी चाय बनाती है,
तुम एक बार उसके हाथ की बनी चाय पियोगी तो तुम्हारा और मन करेगा कि हर बार उसके हाथ की ही चाय पीऊं। अनीशा कुछ नहीं बोल पाती और ना चाहते हुए सबके लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, चाय। जैसे ही अनीशा की सास की बहन चाय पीती है, वाह जी वाह, क्या चाय बनाई है तूने, मजा ही आ गया चाय पीकर। ऐसी हर रोज सुबह सुबह तेरे हाथ की बनी चाय मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। क्यों नहीं माँ जी, मैं हर सुबह आपको अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाया करूंगी। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा के हाथ में सोने की चूड़ियां देखते हुए कहती है, बहू तेरी चूड़ियां तो बड़ी सुंदर है। है ना अच्छी? मुझे भी ऐसी ही चूड़ियां चाहिए थी, पर मुझे ऐसी डिजाइन की चूड़ियां कहीं मिली नहीं। बहू, मेरे लिए तुम अपने जैसी चूड़ियां लाकर देना ना, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें ऐसे ही रख लीजिए, मैं और ले लूंगी। अनीशा ना चाहते हुए भी अपनी सास की बहन को चूड़ियां दे देती है। तभी अनीशा की सास अपनी बहन से कहती है, दीदी आपको पता है अनीशा बहुत बढ़िया खाना बनाती है। एक बार अनीशा के हाथ का खाना खाकर देखोगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ, नहीं माँ जी वो तो बस ऐसे ही, आप मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रही हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, अनीशा सच में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। अनीशा की सास ये सब कह रही थी, तभी अनीशा का पति भी आ जाता है और कहने लगता है, हाँ मौसी, अनीशा सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बस इसकी जितनी तारीफ करो कम है। अनीशा अंदर ही अंदर रो रही थी। आज तो सबने मिलकर मुझे ही टोपी पहनाकर बेवकूफ बना दिया। अब से आगे से कभी भी मैं किसी को टोपी नहीं पहनाऊंगी। बहू का अधूरा सपना। सिमरन का एक ही सपना है, पर न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। सिमरन के माता पिता उसकी उम्र को देखते हुए उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगते हैं। सिमरन के बापू, अब बस मारी छोरी की शादी हो जाए, मैं देवी माँ के दर्शन करने जाऊं। अरे भगवान, तू क्यों टेंशन ले है? हमारी छोकरी के वास्ते एक से एक छोरे के रिश्ते आएंगे। बापू, मन्ने अभी शादी ना करनी, अभी तुम्हारा सपना भी पूरा ना होया। अरे छोरी, थारा दिमाग तो खराब ना हो गया? हमारी नाक कटाएगी कि भरे समाज में। सिमरन के बापू, आप कल ही छोरे वालों को बुला लो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करो और ससुराल भेजो। सिमरन की बहुत जिद करने पर भी उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन सिमरन को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें सिमरन एक ही नजर में पसंद आ जाती है। लड़के की माँ यामिनी थोड़े खुले विचारों वाली होती है, इसलिए वो सिमरन से पूछ लेती है, बेटा सिमरन, आपको अगर अपना कोई सपना या आगे पढ़ाई पूरी करनी है तो आप मुझे खुल के इस बारे में बता सकती हो। अरे समधन सा, कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो अपनी छोरी को खूब पढ़ा दिया। और रही बात सपने की, तो सिमरन का तो ऐसा कोई सपना कभी रहा कोनी। सिमरन की माँ अपनी चतुराई से बात को संभाल लेती है। सिमरन बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका बचपन का सपना एक ही पल में कुचल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की शादी का दिन आ जाता है। सिमरन शादी के जोड़े में सुंदर तो लगती है, पर उसके चेहरे से उसके अंदर की उदासी साफ नजर आती है। ये देख के उसकी सास यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, सिमरन कुछ उदास सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ समधन सास, सब ठीक है। वो शादी के बाद अपने माता पिता से दूर जाने की वजह से उदास है, और कुछ बात ना है। यामिनी अपनी समधन की बात मान लेती है और शादी की रस्में पूरी करने लगती है। आखिर शादी संपन्न हो जाती है और सिमरन की विदाई हो जाती है। अपने ससुराल आने के बाद भी सिमरन के चेहरे से उदासी नहीं जाती। ये सब देख के उसका पति विकास उससे पूछता है, क्या हुआ सिमरन, सब ठीक तो है? तुम कुछ उदास लग रही हो।
ना कुछ ना, वो मन ने अपने माँ बापू की याद सता रही है, और कोई बात ना है। अगर यही बात है तो मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाता हूँ। अगले दिन विकास और सिमरन तैयार होकर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सिमरन अपने माता पिता से मिलती है। शाम होने से पहले वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, पर अभी भी विकास को सिमरन कुछ खास खुश नहीं लगती। ये देख के विकास अपनी माँ के पास जाता है। माँ, जब से शादी हुई है सिमरन काफी उदास सी रहती है। क्या ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है? बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ, मैंने भी उसे काफी गुमसुम और उदास ही देखा है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमरन के माता पिता ने हमसे कोई बात छुपाई हो जिसके चलते सिमरन उदास हो? मुझे लगता है कोई तो बात जरूर है। खैर, तुम टेंशन मत लो, मैं सिमरन से बात करती हूँ। ये कहकर यामिनी सीधा सिमरन के पास जाती है। यामिनी को अपने कमरे में देखकर सिमरन थोड़ी सहम सी जाती है। सासू माँ, आप यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेते। नहीं नहीं सिमरन, ऐसा कोई काम नहीं है। हम तो बस यूं ही अपनी बहू के साथ थोड़ा समय बिताने आ गए। कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ना सासू माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? आप बीमारी माँ ही तो हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी इस उदासी का कारण हमें जरूर बताती। ये बात सुन के सिमरन चुप हो जाती है। यामिनी समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जो सिमरन शादी से पहले उसे बताना चाहती थी, पर किसी वजह से नहीं बता पाई। यामिनी बातों को घुमाना शुरू करती है, कुछ अपने बारे में बताती है, कुछ सिमरन अपनी सास को अपने बारे में बताती। दोनों के बीच खूब सारी बातें होने लगती है, या यूं कहिए कि दोनों सास बहू अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बातों ही बातों में सिमरन अपने बचपन के सपने के बारे में भी अपनी सास यामिनी को बता देती है। वो सासू माँ, हमारा एक सपना है, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, पर अब ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। ये कैसी बात करती हो? मैं हूं ना, तुम्हें तुम्हारा सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। और मेरी बहू इंस्पेक्टर बने, इससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? क्या सच सासू माँ? आप सच कह रही हो? सिमरन अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। बस फिर क्या था, सिमरन का इंस्पेक्टर बनने का सफर शुरू हो जाता है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर सिमरन हार नहीं मानती। धीरे धीरे सब सिमरन को डीमोटिवेट करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं। पर यामिनी अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ती। आखिर वो दिन आ जाता है जब सिमरन इंस्पेक्टर बन जाती है। सब बहुत खुश होते हैं, पर सिमरन के माता पिता अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। फिर एक दिन, सिमरन के बापू, घर में चोरी हो गई, हमारे सारे गहने ले गए, यहाँ तक कि खूंटे ते बंधी भैंस और गाय ने भी चुरा ले गए। और मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं इतना धन कैसे जुटाऊंगा? मन ने तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, खुदकुशी। अब जी के भी क्या करना है? सिमरन को भी अपने मायके में हुई चोरी के बारे में पता चलता है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ खोजबीन करने लगती है और अंत में चोरों तक पहुंच जाती है। सिमरन की सूझबूझ देख के सभी लोग बहुत सराहना करते हैं। तभी यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, समधन जी, आपने तो अपनी बेटी का सपना और बेटी दोनों को छोड़ दिया था, पर मैं जानती थी कि मेरी बहू बहुत काबिल है। मने माफ कर दो समधन सा, मैं अपनी छोरी की काबिलियत ना पहचान पाई। माफी ही मांगनी है तो सिमरन से मांगिए, जिसने ये जानते हुए भी कि उसके माँ बाप गलत कर रहे हैं, फिर भी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। यामिनी की बात सुनकर सिमरन के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं और दोनों अपनी बेटी सिमरन से कहते हैं, मारे से बहुत बड़ी गलती हुई है छोरी, जो थारी काबिलियत ना पहचान सके। हाँ हमारी बच्ची, हमने माफ कर दे। माँ बापू, आप हमारा बुरा कौन ही चाह सकते। मन्ने पता है आपने हमारी भलाई के लिए ही हमारा ब्याह कराया है, और इस कारण से ही मैं आज इंस्पेक्टर बन पाई हूँ, क्योंकि आपने मारे को हमारी दूसरी माँ से मिलवाया, जिसने हमारा साथ कदे नहीं छोड़ा। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती ही कि बेटी ने पढ़ाओ न बेटी ने बचाओ। सब सिमरन की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं
और सिमरन के माता पिता भी अपनी बेटी के इंस्पेक्टर बनने की खुशी में दावत रखते हैं और उसकी जीत की खुशी धूमधाम से मनाते हैं।